हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है फुल सिलेबस एनालिसिस ऑफ फिजिक्स फॉर जेईई मेन 2020 जो आपका अप्रैल में होने जा रहा है। ठीक है यार, फिजिक्स में ऐसा समझो कि एक इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है जेईई मेन का फिजिक्स कि यही आपकी रैंक को बढ़ाता है और यही गिराता है। अगर आपको फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स अच्छे से आते हैं तो आपके स्कोर बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि केमिस्ट्री और मैथ में रिलेटिवली स्कोर करना उतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है जितना फिजिक्स में होता है। और इस बार जो जनवरी का पेपर आया है वो तो लेवल एक अच्छा था, मतलब जेईई मेन जैसा पहले आता था वैसा लेवल अब नहीं आ रहा है। अगर अब नहीं आ रहा है इसका मतलब क्या है, लेवल इंक्रीज कर दिया है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस को घटा दिया गया है, एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल बढ़ा दिया गया है। तो ऐसे में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको पढ़ना क्या है, कौन से ऐसे टॉपिक है जो शॉर्ट आपको ये बता सकते हैं, गारंटी दे सकते हैं कि भाई मेरे से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और इसी प्रीवियस जो अपना शिफ्ट में जनवरी पार्ट में जो अपना जेईई मेन हुआ है उसी को एनालिसिस करते हुए, उसी को एनालाइज करते हुए यहां मैं बताऊंगा कि अप्रैल में आप कौन से टॉपिक हैं और किस तरह से अपने सिलेबस को कवर कर सकते हैं, कौन से टॉपिक है जहां से सवाल आना ही आना है। नंबर भी बता दूंगा, इतने क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और अगर उससे रिलेटेड आपको किसी भी टॉपिक में परेशानी आती है तो आप जाके YouTube पे बस डाउटनेट फिजिक्स सर्च करोगे, वहां पे अपनी प्लेलिस्ट मिलेगी, 180 के अराउंड लेक्चर्स मिलेंगे, छोटे छोटे 15-15, 20-20 मिनट के, जहां पे आपको पूरा कंटेंट मिलेगा जेईई मेन से रिलेटेड फिजिक्स में। ठीक है, जो भी जिस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं सारे फिजिक्स वहां, सारे क्वेश्चंस वहां पे हैं। और आपको जान के फिर आप वंडर भी करोगे जब आप देखोगे कि कितने सारे क्वेश्चन उसी क्रैश कोर्स में से जेईई जनवरी में पूछे गए थे। हर एक वीडियो में ऑलमोस्ट आप समझोगे कि भाई यहां से कॉन्सेप्ट जो है वो आपको समझ में आ रहे हैं। तो चलते हैं आगे, बढ़ते हैं फटाफट से और एनालिसिस करते हैं सिलेबस का। तो यार ये टॉपिक जो मैंने लिखे हुए हैं ये वो टॉपिक है, इसको कैटेगराइज में कर लेता हूं, जहां से क्वेश्चन जो है वो चाहे कम आते हों लेकिन पढ़ने में आसान है, रिलेटिवली आसान है बाकी चैप्टर से, है ना। बाकी चैप्टर से जैसे मैं नाम ले लूं रे ऑप्टिक्स तो आप डर जाओगे भाई ये क्या आ गया। मैं नाम ले लूं रिजिड बॉडी डायनेमिक्स तो आप बोलोगे भाई ये तो बहुत ही खतरनाक चीज हो गई। तो देखो, यूनिट्स एंड डायमेंशन, मेजरमेंट और वेक्टर। अब मैं आपको एक बात बता देता हूं, वेक्टर से एक सवाल जनवरी में पूछा गया, एरर्स और मेजरमेंट से 2 सवाल पूछे गए और यूनिट एंड डायमेंशन से प्रोबेबली 2 से 3 सवाल अराउंड पूछे गए थे। मतलब कि जो अपनी एग्जाम हुआ है उसमें क्या है, जो जनवरी में हुआ है उसके बारे में बात कर रहा हूं कि इनमें से एक क्वेश्चन तो पूछा गया है, किसी शिफ्ट में यूनिट एंड डायमेंशन का आ गया, किसी शिफ्ट में एरर एंड मेजरमेंट का आ गया और एक शिफ्ट में तो वेक्टर का भी बेसिक सवाल आ गया था। ठीक है, इनको पढ़ने में कितना टाइम लगेगा भाई, इनको प्रिपेयर करने में क्या है, ये चीजें तो आप फिजिक्स में यूज ही करते हो, डायमेंशन हर जगह लिख रहे होते हो, यूनिट लिख रहे होते हो, मेजर कर रहे होते हो चीजों को। और मेजरमेंट एंड एरर तो ऐसी बात है कि भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट बोल सकता हूं चैप्टर है, इवन जेईई एडवांस के लिए भी, वहां पे भी सवाल यहां से बहुत सारे पूछे जाते हैं और आसान है। एक बार आपको एरर पता चल जाए कौन कौन सी होती है और एरर प्रोपगेशन पता चल जाए, 2 चीजें पढ़नी है, 1 नंबर, एक क्वेश्चन पक्का 4 नंबर का अपना होगा जुगाड़। उसके बाद वेक्टर की अगर मैं बात करूं तो वेक्टर में देखो सवाल नहीं आते हैं, वैसे तो एक सवाल आ गया था बट वेक्टर तो हम पढ़ते भी नहीं है फिजिक्स में अलग से, वो तो क्वांटिटी है जो हमें आती है, मैथ्स में पढ़ते हैं, उसी को यूज करके इधर लगा देते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज में हो गया आपका एक सवाल का इंतजाम दोबारा से। तो ये वो चैप्टर है कैटेगरी वाइज अगर मैं बात करूं जो रिलेटिवली कम एफर्ट वाले चैप्टर है। सिमिलरली ये जो चैप्टर है इनमें भी बहुत ही कम मेहनत करनी पड़ती है, आसानी से समझ में आ जाते हैं। काइनेमेटिक्स में देखो जो अपनी लॉज ऑफ मोशन है उनको पढ़ते हैं हम, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, प्रोजेक्टाइल मोशन है। और न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में फ्री बॉडी डायग्राम और फोर्सेस को समझते हैं, और न्यूटन के 3 लॉज थे उनको क्या कर दिया हमने, समझ लिया, तो ये चैप्टर का ये पूरा का पूरा पार्ट खत्म। फ्रिक्शन में तो बिल्कुल न्यूटन लॉज ऑफ मोशन है, उसी में फ्रिक्शन लग गया है, बस फ्रिक्शन की कहानी खत्म हो गई यहीं पे। मतलब कि एक एक कॉन्सेप्ट पे पूरा चैप्टर खत्म हो सकता है, एक एक बेसिक कॉन्सेप्ट, बस आपने प्रैक्टिस कर ली है तो इसका मतलब ये समझो कि भाई आपका काम हो गया। ठीक, यहां से भी एक क्वेश्चन आप मान के चलो कि पूछा ही जाएगा इस बार जेईई में। वैसे तो 2 क्वेश्चन आप मान सकते हो, लेकिन क्या है कि क्वेश्चन के नंबर जो कम हो गए हैं तो किसी में काइनेमेटिक्स से पूछा जाएगा तो फ्रिक्शन और एलएनएम से नहीं पूछा जाएगा, एनएलएम से पूछा जाएगा तो काइनेमेटिक्स और फ्रिक्शन से नहीं पूछा जाएगा, बस यही हो सकता है। लेकिन यहाँ पे भी एफर्ट आपका लो है, इन दोनों सेक्शन में मैं बोल सकता हूं लो एफर्ट आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे लो एफर्ट है, बहुत सही बात है, इजी है। अब वर्क एनर्जी, पावर, इलेक्ट्रोस्टैटिक, करंट, इलेक्ट्रिसिटी और वेव ऑप्टिक्स, ये भी ऐसे चैप्टर हैं जिनमें भी आपको अगेन एफर्ट जो है अपना लो ही रखना है। रिलेटिवली बात कर रहा हूं मैं, ये
रिलेटिवली का मतलब क्या है कि यार एक तो मैं बोल दूं आपको मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के ऊपर वो दौड़ा दूं, एक मान लो कि कोई ट्रॉली दौड़ा रहा हूं, उसके ऊपर दो आदमी, एक कूद रहा है फिर दूसरा कूद रहा है, फिर रिलेटिव टू ट्रॉली आपको वेलोसिटी पूछी जाए दूसरे आदमी की कितनी स्पीड से कूदा, तो वो थोड़ा वहां पे आपको जोर लगाना पड़ता है दिमाग पे। यहां पे ऐसा कुछ भी नहीं है इन सारे चैप्टर में जिसमें आपको बहुत ज्यादा सोचना पड़े। जेई में जो क्वेश्चन आते हैं उसके अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूं, अप्रैल में जो क्वेश्चन आने वाले हैं ना। तो वर्क एनर्जी पावर में सिर्फ आपको दो थ्योरम याद रखनी होती हैं। कौन कौन सी? एक तो अपनी जो अपनी एनर्जी कंजर्वेशन की, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन की, और एक वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, अब देखो भाई एक और चीज समझने की कोशिश करो। पावर से भी इस बार सवाल पूछे गए थे 2-3 जनवरी में पूछे गए थे। आपने अगर जिस शिफ्ट में पेपर दिया अगर नहीं आपके में आया तो आपको वर्क एनर्जी का मिल गया होगा कोई सवाल, नहीं तो पावर से डायरेक्ट सवाल इस बार पूछे गए थे। इलेक्ट्रोस्टैटिक से सवाल पूछे गए थे। एक आध शिफ्ट ऐसी होगी जिसमें नहीं पूछा गया, बाकी सवाल यहां से पूछे ही जाते हैं। कूलम्स फोर्स पे पूरा चैप्टर बेस्ड है, गॉस लॉ पे पूरा चैप्टर बेस्ड है। उसके अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये 4 चीजें हम इसमें पढ़ते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी की अगर मैं बात करूं तो करंट इलेक्ट्रिसिटी से 2 सवाल मिनिमम मतलब कि 2 सवाल तो कम से कम पूछे ही गए थे हर शिफ्ट में। जेई मेन जो आपका जनवरी में हुआ है उसमें आपकी जितनी भी शिफ्ट थी सब में 2 सवाल मिनिमम थे करंट इलेक्ट्रिसिटी से। तो इसका मतलब 8 नंबर आपके करंट इलेक्ट्रिसिटी अकेला दे सकता है। और इसमें भी अगर आपको सर्किट सॉल्व करना आ गए तो समझो आपका काम हो गया। सर्किट सॉल्व करना आ गया समझो आपका काम हो गया। बेसिकली सर्किट पे और जो डिवाइसेस थी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, ठीक है, कौन कौन सी थी भाई? पोटेंशियोमीटर हो गया, गैल्वेनोमीटर हो गया, मीटर हो गया, वोल्ट मीटर हो गया, मीटर ब्रिज हो गया, व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया, इन सारी चीजों को सॉल्व करना आ गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी अपना हो गया। उसके बाद वेव ऑप्टिक्स की अगर मैं बात करूं, एक सवाल वेव ऑप्टिक्स से हर शिफ्ट में पूछा गया था और वो सवाल या तो डिफ्रैक्शन का था या फिर अपने वाईडीएससी का। वाईडीएससी कौन थे? वाईडीएससी भाई अपने यंग भाई साहब थे। यंग मतलब कि बहुत ही जवान लड़के थे, उन्होंने 2 स्लिट को लेकर एक्सपेरिमेंट किया था जिसे यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं। तो यहां से जो चीज पूछी गई थी वो वाईडीएससी थी या फिर अपनी डिफ्रैक्शन थी। एक सवाल बहुत ही आसान सवाल आया था मेलस लॉ का भी, अभी बता रहा हूं, पोलराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मेलस लॉ से भी इंटेंसिटी जो हम फाइंड करते हैं मेलस लॉ, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत आसान है। मतलब कि ये समझो कि ये ऐसे टॉपिक हैं जो आप कम टाइम में प्रिपेयर कर सकते हो। नंबर ऑफ क्वेश्चन गिनो, एक सवाल यहां से, एक सवाल यहां से, एक सवाल यहां से, एक सवाल यहां से, 2 यहां से और एक यहां से। कितने हो गए? 2 और 1 3 4 5 6 7 सवाल का मतलब फिजिक्स में 28 नंबर आपके कम मेहनत वाले चैप्टर से आ रहे हैं। लेकिन 28 नंबर से बात नहीं बनेगी, फिर आपको मैथ्स और केमिस्ट्री में हाई स्कोर करना पड़ेगा। और अगर आप एक अच्छी रैंक के लिए एम कर रहे हो तो भाई फिर तो आपको उस कुएं में कूदना पड़ेगा जहां पे बहुत सारे अच्छे चैप्टर पड़े हुए हैं और उनको खोद के निकालना पड़ेगा। अब देखते हैं कि अच्छे चैप्टर कौन से। ये वो चैप्टर है जिनमें रिलेटिवली आपको कम मेहनत करनी है। कम मेहनत में अच्छे खासे मार्क्स तो नहीं बोलूंगा, लेकिन ठीक ठाक मार्क्स आपके आ जाएंगे। ठीक है, मतलब उतने तो नहीं बोलूंगा कि भाई आप ऐसे मार्क्स 28 लेके आओगे, कितने मार्क्स हो जाएंगे आपके? 70-80 मार्क्स आ जाएंगे। उस 70-80 मार्क्स में क्या कर लोगे? कुछ भी नहीं होता। 70-80-90 मार्क्स में तो आपको कट ऑफ भी पार नहीं होगी, ये समझो। तो मतलब आपको एक अच्छे एनआईटी में जाना है तो उसके लिए आपको उस दरिया में तो जाना पड़ेगा जहां पे फंसने की उम्मीद है। तो वो देखते हैं कौन से चैप्टर है जहां पे फंसने की सबसे ज्यादा उम्मीद होती है। तो भाई देखो, नाम से ही डर लगने लग जाता है बच्चों को। सेंटर ऑफ मास, लीनियर मोमेंटम, कोलिजन, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स, रोटेशनल डायनेमिक्स बोलते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन, फ्लूइड मैकेनिक्स, वेव मोशन, वेव ऑन स्ट्रिंग, मैग्नेटिज्म, हीट, थर्मो, न्यूक्लियर, मॉडर्न। ये बेसिकली इजी चैप्टर। अभी मैं क्लासिफाई कर दूंगा कौन से इजी है कौन से डिफिकल्ट है। ठीक है, तो भाई देखो, बात समझने की कोशिश करो कि ये चैप्टर जो है, ठीक है, यहां से एक क्वेश्चन मिनिमम ये समझो आता है। मतलब मिनिमम भी क्या है, एक ही क्वेश्चन आता है, मैक्सिमम भी नहीं। सेंटर ऑफ मास पूछेगा या तो, या कोलिजन का सवाल आएगा या मोमेंटम का सवाल आएगा। एक क्वेश्चन ही आएगा, तीनों में से एक ही क्वेश्चन आएगा जरूर। अब यहां पे थ्योरी बहुत ज्यादा है, मतलब कि मोशन कैसे होती है सेंटर ऑफ मास की, लेकिन बिल्ड की जाती है पूरी की पूरी थ्योरी इसी एक नाम के अराउंड। कोलिजन तो पूरा इसी पे बेस्ड है, मोमेंटम पे। अगर आपको मोमेंटम कंजर्व करना आ गया हर एक डायरेक्शन में, उसके रिलेटेड थ्योरी पता चल गई, तो आप इस चैप्टर को आसानी से पकड़ बना सकते हो। सेंटर ऑफ मास तो कंप्लीटली डिफरेंट ही टॉपिक है। छोटी छोटी शेप होती है, उनका सेंटर ऑफ मास निकालना क्या ही करना होता है, m1 x1 m2 x2 m3 x3 एंड सो ऑन चल के n1 प्लस m2 प्लस m एंड सो ऑन mn तक चले जाते। ठीक है, इसी तरह से y कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो ये कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, लेकिन ये बच्चों को डिफिकल्ट इसलिए लगता है क्योंकि ये प्रॉपर कॉन्सेप्चुअल डेप्थ मांगता है आपकी।
कि आपने कितने अच्छे से चीजों को पढ़ा है। उसके बाद रोटेशनल डायनामिक्स है, नो डाउट मैं तो यही बोलूंगा कि हर एक चैप्टर आसान है भाई, मैंने तो बहुत पढ़ा हुआ है, लेकिन बच्चे के लिए बहुत डिफिकल्ट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मांगते हैं, डेप्थ मांगते हैं नॉलेज की, कि कितनी अच्छी तरह से कितनी गहराई से टॉपिक को पढ़ा है आपने, ठीक है। तो यहां से मिनिमम अगर मैं बात करूं, मिनिमम मतलब कि 2 क्वेश्चन तो यहां से पूछे ही गए हैं। पिछला जो जनवरी का अपना एग्जाम हुआ है, जनवरी में 2 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछे गए, मतलब अप्रैल में भी पूरे चांसेस है 2 क्वेश्चन तो पूछे ही जाएंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टॉर्क इज इक्वल्स टू आई अल्फा वाली इक्वेशन है ना, टॉर्क फाइंड करना किसी भी बॉडी पे, और उसका रोटेशनल और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। उसके बाद रिजिड जो अपनी रोलिंग मोशन है, प्योर रोलिंग जिसे बोलते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुत ही ब्यूटीफुल टॉपिक है, तो वहां से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है जी। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन है, यहां से सवाल नहीं पूछे गए थे इस बार, ये मानो, लेकिन ये चैप्टर डिफिकल्ट है इसलिए मैंने डिफिकल्ट वाली कैटेगरी में रखा है। तो इसको आप चाहे ना भी पढ़ो तो मैं बोलूंगा कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल हार्मोनिक मोशन आप नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है, मत पढ़ो, लेकिन भाई इसके बेस पे बहुत सारे चैप्टर आप कर लोगे। सिंपल हार्मोनिक मोशन में मैं सिखाता हूं बच्चों को 2 SHM को जोड़ना, यानी कि इंटरफेरेंस जब आप पढ़ोगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे आप YDSC पढ़ रहे हो, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, चाहे आप ट्रैवलिंग वेव पढ़ रहे हो, और चाहे आप साउंड वेव पढ़ रहे हो, यानी कि 3 चैप्टर को ऐसे अकेला काउंट कर रहा है, तो इसको पढ़ना जरूरी हो जाता है। लेकिन नहीं पढ़ रहे हो, छोड़ रहे हो, तो मैं बोल रहा हूं कि ठीक है, मेहनत मांगेगा, बहुत सारी चीजें आपको इसमें समझनी पड़ेंगी, करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप इसको तब भी नहीं पढ़ रहे हो तो मैं बोलता हूं ठीक है, मत पढ़ो, बस SHM को जोड़ना सीख लो। वो आप अलग से सीख सकते हो उन टॉपिक्स के लिए, उन तीनों चैप्टर्स के लिए जो YDSC आप पढ़ते हो, इंटरफेरेंस, ट्रैवलिंग वेव पे इंटरफेरेंस और साउंड वेव पे, ठीक है। तो वहां आप पढ़ सकते हो अलग से 2 SHM को जोड़ना, बाकी इसमें ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है, बहुत आपसे एफर्ट मांगेगा और बहुत सारी चीजें आपको इसके लिए देनी पड़ेंगी। सिमिलरली फ्लूइड मैकेनिक्स से यहां से 1 या 2 सवाल पिछले पूरे शिफ्ट में पूछे गए थे, मतलब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है रिलेटिवली, लेकिन ये भी मेहनत बहुत मांगता है। बर्नौलीज प्रिंसिपल एक सिंपल प्रिंसिपल है जो कि इंपॉर्टेंट जरूर है, लेकिन मैं बोलूंगा कि गारंटी नहीं दे सकता मैं कि हर शिफ्ट में इससे क्वेश्चन आएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट है, आएगा तो फिर बर्नौली से ही आएगा, ठीक है। अब उसके बाद वेव मोशन इन स्ट्रिंग वेव्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और एक सवाल यहां से भी हर एक शिफ्ट में ऑलमोस्ट पूछा गया था कि वेव्स ऑन स्ट्रिंग जो बन रही है उसके बारे में, और वेव कैसे मूव करती है उसके बारे में, ठीक है। ट्रैवलिंग वेव जिसे हम बोलते हैं, उसमें बहुत सारी चीजें होती है भाई, स्टैंडिंग वेव बन जाती है, और रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ वेव हो जाता है, वेव की इक्वेशन आ जाती है, और वेव पल्स जो जाती है उसकी स्पीड की बात आ जाती है, स्पीड ऑफ पार्टिकल आ जाती है, तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। तो कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा है, मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, लेकिन वही बात है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो एफर्ट यहाँ पे ज्यादा लगेंगे आपको, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन मैं आपको साथ साथ बताते चल रहा हूँ कितने कहां से आए हैं। अब मैग्नेटिज्म है भाई, यहां से भी मान के चलो कि मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म की मैं बात करूं तो एक क्वेश्चन ऑलमोस्ट यहां से हर शिफ्ट में पूछा गया था, और काफी अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। यहां से डिफिकल्ट क्वेश्चन ही वो बना रहे हैं। उसके अलावा हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स है, यहां से मिनिमम 2 क्वेश्चन का मतलब क्या है कि 2 क्वेश्चन कम से कम पूछे गए थे। अकेले थर्मोडायनेमिक्स से 2 क्वेश्चन पूछे गए भाई, मिनिमम 2 क्वेश्चन यहां से पूछे गए, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है फिजिक्स का। तो थर्मो को तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है, आसान भी है, एक बार कोशिश करोगे तो 8 नंबर का तो कहीं ना कहीं से आपका ये समझो कि जुगाड़ हो ही जाएगा, 8 नंबर तो आप ले ही लोगे कहीं ना कहीं से। उसके बाद न्यूक्लियर और मॉडर्न फिजिक्स है, यहां से आसान, मतलब कि ये जो है ये इजी ही रहा ये पार्ट, इसमें इतने ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन बनते भी नहीं है और आपसे बना के पूछे भी नहीं जाते क्योंकि बहुत वास्ट एरिया है, ठीक है। और 2 क्वेश्चन यहां से जनरली पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स में मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कंसीडर कर रहा हूं, जहां से बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन इस बार एक बना भी दिया था। उसके अलावा भाई मॉडर्न फिजिक्स में आपका कम्युनिकेशन सिस्टम ले लो और एटॉमिक फिजिक्स ले लो, है ना। वहां से आपको बोर मॉडल और वो सारी जो सीरीज होते हैं, लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, पीफन, वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। न्यूक्लियर फिजिक्स में आपको जनरली रेडियो एक्टिव डीके वगैरह के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखो भाई कितने क्वेश्चन हो गए, 1 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन, मतलब 2 और 1 3 हो गए। उसके बाद यहां से मैं इन तीनों से क्वेश्चन को कंसीडर नहीं कर रहा हूं क्योंकि बहुत सारे चैप्टर छूटने भी होते हैं। 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 6 7 क्वेश्चन और 8 9 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन इधर हो गए। इसका मतलब क्या है कि भाई 36 मार्क्स का यहाँ पे आपका काम हो गया, 28 मार्क्स का आपका पहले काम हो गया था। इसका मतलब देखो कितने नंबर आ गया आपके, 64। और फिजिक्स में 64 नंबर लाना इज नॉट एन इजी टास्क। फिजिक्स में 64 नंबर लाना आसान नहीं है। 100 में से 64 मैं मानूंगा कि बहुत अच्छे नंबर है, लेकिन मैंने यहाँ पे उन टॉपिक्स को कवर कर दिया है जो आप
अंडरस्टैंडिंग अगर डेवलप हो जाए। देखो भाई पहले पेज पे तो हमने क्या ही डिस्कस किया है, वो चैप्टर है जहां से क्वेश्चन आते हैं और जिनको मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है। मतलब एक बार फ्री बॉडी डायग्राम सब बनाना सीख गया तो फ्रिक्शन न्यूटन लॉ खत्म। उसके बाद काइनेमेटिक्स में क्या है, न्यूटन की इक्वेशन लगाना सीख गया, खत्म। ये तो बिल्कुल भी नहीं पड़ता भाई, कोई भी एंड में जाके प्रैक्टिस कर लेंगे जब पेपर के 2 दिन होंगे। वर्क एनर्जी थ्योरम में क्या है, एनर्जी थ्योरम है, बस उसके डिफरेंट डिफरेंट सवाल कर लिए, हो गया काम। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या है, गॉस लॉ है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, पोटेंशियल है। हालांकि चैप्टर बड़ा है मैं मान रहा हूं, लेकिन डिफिकल्ट नहीं है। चैप्टर बड़ा है लेकिन डिफिकल्ट नहीं। डिफिकल्ट होता तो पहला चैप्टर नहीं होता 12वीं का, याद रख लो ये बात। जैसे 11वीं का पहला चैप्टर ये वेक्टर और यूनिट डायमेंशन है ना, सबसे आसान, ऐसे ही 12वीं का सबसे चैप्टर आसान ही समझो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। करंट इलेक्ट्रिसिटी मानता हूं कि भाई सर्किट सॉल्व करने में बच्चों को दिक्कत आती है, किरचॉफ विरचॉफ पता नहीं कौन कौन से नियम पढ़ते हैं, तो मैंने आपको बता दिया है कि डाउट नट फिजिक्स जाके सर्च करोगे यूट्यूब पे तो एक प्लेलिस्ट मिलेगी और वहां से आप समझ जाओगे कि कितना आसान है सर्किट को सॉल्व करना। सर्किट थ्योरी मैंने पढ़ाई हुई है, वहां जाके देखोगे रियलाइज हो जाएगा आपको। उसके अलावा वेव ऑप्टिक्स है सिर्फ YDSC पोलराइजेशन, और आपको क्या पढ़ना है, ब्रूस्टर एंगल, मेलस लॉ, और उसके अलावा डिफ्रैक्शन। ये चीजें पढ़ ली, खेल खत्म। इसमें बेसिकली फिनोमिना इंटरफेरेंस का यूज हो रहा है, ठीक है। ओके, तो ये तो आसान बातें हो गई। अब चलते हैं थोड़ा डिफिकल्ट चीजों की तरफ। सेंटर ऑफ मास, लीनियर मोमेंटम, कोलिजन, एक ही जो टर्म है उसके अराउंड घूमते हैं, दैट इज मोमेंटम। मोमेंटम अगर आपको समझ में आ गया और बैलेंस करना आ गया तो आपका ये चैप्टर खत्म हुआ। सवाल सॉल्व करने अच्छे अच्छे, देन यू आर फाइन। उसके बाद रोटेशनल डायनेमिक्स, बहुत सारे मल्टी कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन बन सकते हैं, अच्छे कॉन्सेप्ट बन सकते हैं, अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं इस पे। तो ये चैप्टर सही में डिफिकल्ट है। मैं बच्चे के लेवल पे जाकर बात करूं तो ये चैप्टर डिफिकल्ट है, बड़ा भी है, लेकिन समझ में आ जाए तो 2 क्वेश्चन भी देगा, यानी कि 8 नंबर का मैटर भी है। तो 8 नंबर अगर चाहिए तो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना मेरे भाई, तो इसका मतलब पढ़ना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। उसके अलावा सारे चैप्टर का एनालिसिस मैंने आपको बता दिया है। अब कुछ चैप्टर के नाम मैं लिखना चाहूंगा यहाँ पे जो आपको करने ही करने हैं, जैसे कि थर्मोडायनेमिक्स। थर्मो आपको ढंग से पढ़ लेना है। उसके अलावा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ये भी पढ़ लेना है। उसके अलावा रिजिड बॉडी डायनेमिक्स, यानी कि रोटेशनल डायनेमिक्स जो है वो भी पढ़ लेना है। उसके अलावा आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी भी पढ़ लेना है, और अगर हो सके तो भाई साहब कैपेसिटर भी पढ़ लेना। ये चैप्टर वो है जिनको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। बाकी मैंने आपको एनालिसिस बता दिया है, 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और 1 क्वेश्चन, 2, 3, 5, 7, 8, 32 नंबर का मैटर 1, 2, 3, 4, 5 चैप्टर के अंदर है। तो 32 नंबर अगर लेके आ रहे हो फिजिक्स में, ठीक ठाक ही है, बुरे भी नहीं है, अच्छे भी नहीं है, लेकिन यहां से 32 नंबर लेके अगर आ रहे हो तो भाई यहाँ के तो कहीं जा ही नहीं रहे ना, यहाँ के तो हम लेके आ ही जाएंगे। यूनिट डायमेंशन क्वेश्चन थोड़े ना गलत होगा। तो इस तरह से आप फिजिक्स में डिवाइड कर सकते हो सिलेबस को और तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। मैं बोलना चाहूंगा कि अगर आप अपने सिलेबस को अपने हिसाब से डिवाइड करके, मेरा काम था आपको इंफॉर्मेशन देना, नॉलेज ट्रांसफर करना, अगर आप अपने सिलेबस को अपने पार्ट में अपने तरीके से तैयार करोगे तो वो ज्यादा बेटर होगा। तो बस आप स्टार्ट कर दो पढ़ने के लिए, क्योंकि जेईई मेंस बहुत ज्यादा दूर नहीं है और सिलेबस बहुत ज्यादा कवर करना है। फिजिक्स के अलावा केमिस्ट्री और मैथ्स भी आपके पास है। तो मिलते हैं इसी मोटिव के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। थैंक यू।